हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। ये सेकंड पार्ट है। जो साइंस का चैप्टर 1 मैंने डाला हुआ था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसी का ये सेकंड चैप्टर है। मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लीजिए। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप नया विजिटर हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? तो ये जो पहेली रहता है वो पूछता है कि मेरे बगल में एक नर्सरी है। नर्सरी मतलब पेड़ पौधों का जो पूरा शॉप होता है वो है। और ये पूछता है कि मैंने देखा है कि वो बैग्स में रखे रहते हैं। पिक्स में आप देख लीजिए कि ये जो प्लांट्स है छोटे छोटे वो बैग्स में रखे हुए हैं। तो यही पहली पूछता है, ये बैग्स में क्यों रखे जाते हैं। तो बुझो ने इसको आंसर किया कि सीड्स ऑफ अ प्लांट, जो प्लांट्स के जो छोटे छोटे प्लांट्स के सीड्स होते हैं, जैसे कि धान की खेती हो गई, उसको पहले क्या किया जाता है, उसको पहले बैग्स में रखकर या छोटे खेतों में रखकर उसको थोड़ा बड़ा किया जाता है। फिर जाके उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है बड़े खेतों में बड़े पैमाने पे, ताकि जाके वो तब पैदा हो। An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. An appropriate distance मतलब कि दो पौधों के बीच में, दो तीन पौधों के बीच में एक उचित दूरी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत सारे पौधे एक ही जगह पे हो जाएंगे तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। किस चीज़ के लिए कंपटीशन हो जाएगा? सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, जो कि उन्हें मिट्टी से मिलता है, उसके लिए उन्हें कंपटीशन हो जाएगा अगल बगल रहेंगे तो वो, जिनसे क्या होगा, उनके ग्रोथ में इफेक्ट होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि दो पौधों के बीच में उचित दूरी हम बना के रखें। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ पौधों को निकालना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो जाए दो पौधों के बीच में, इसलिए कभी कभी पौधों को निकालना भी पड़ जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और जो उर्वरक होते हैं, जैसे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनकी मिक्सिंग सॉइल में करनी पड़ती है ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं आप जान लीजिए। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि प्लांट्स के, पौधों के हेल्थी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ, ये इनकी एग्जैक्ट डिफिनीशन है। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मिट्टी में मिलाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, ताकि पौधों को अच्छे से ग्रोथ हो सके। पहली ने पूछा कि मैंने एक हेल्दी क्रॉप देखा है एक फार्म में बढ़ते हुए, लेकिन वहीं बगल में मैंने देखा है कि एक पौधा है जो कि नहीं बढ़ पा रहा है। तो क्यों ऐसा होता है कि एक पौधा जो कि सेम सीड है, सेम वेराइटी ऑफ सीड है, वो नहीं उग पा रहा है, दूसरा उसी जगह उग रहा है? तो इसमें क्या है, ये क्यों ऐसा होता है? तो इसका आंसर हम दे देते हैं कि सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। सॉइल क्या करता है, मिट्टी क्या करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स पौधों को प्रोवाइड करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधों के बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। वो एक फसल के बाद फिर दूसरा फसल, फिर तीसरा फसल, मतलब कि समय नहीं देते, वो तुरंत उसी खेत पे वो एक फसल से फिर दूसरा फसल फिर तीसरा फसल उगाते जाते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर खेत छूटा नहीं रहेगा कुछ दिनों के लिए, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधों को बार बार मिलने की वजह से मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से अगर हम बहुत ज़्यादा खेती उस खेत में करेंगे तो जो दो तीन फसल के बाद जो चौथी फसल होगी, पांचवी फसल होगी, वो खराब होने लगेगी, क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाएंगे। वही जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे वही लिखा गया है कि कॉन्टिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि लगातार खेती की वजह से मिट्टियों में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो खत्म हो जाता है। देयरफॉर इसलिए फार्मर्स हैव टू एड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए फार्मर्स, किसान क्या करते हैं, वो खाद मिलाते हैं मिट्टी में, ताकि उन्हें फिर से न्यूट्रिएंट्स रिच बनाया जा सके, फिर से उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलाया जा सके। इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। और
इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन अ वीक प्लांट्स। अगर अच्छे से खाद ना दिया जाए, अगर पर्याप्त मात्रा में खाद ना दिया जाए, तो इससे सीधा हमें इफेक्ट पड़ेगा पौधों पे कि पौधों का जो ग्रोथ होगा वो बहुत कम होगा, उनका विकास बहुत कम होगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। मैं आपको बता दूं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर एक जैविक खाद होते हैं, मतलब कि जो हमारे घरों में जो काऊ डंग हो गए या जो डेड प्लांट्स हो गए, डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनके सड़न से जो चीज़ें बनाई जाती, मतलब कि जो खाद पैदा होता है उसे हम मैन्योर कहते हैं। ठीक है, ये मैन्योर का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है कि मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। वही मैंने जो आपको समझाया कि जो काऊ डंग हो गए या एनिमल के जो वेस्टेज हो गए या जो डेड प्लांट्स हो गए, उनसे मैन्योर डिकम्पोज करके पैदा किया जाता है, मतलब कि बनाया जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एज ओपन प्लेसेस एंड ऑलो इट टू डिकम्पोज। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो खाद बनाने के लिए जो पौधे हो, जो मतलब कि डेड प्लांट्स हो गए और जो हमारे जानवरों के वेस्ट जैसे कि काऊ डंग हो गया, उसको एक पिट में, एक गड्ढे में बहुत दिनों के लिए डाल देते हैं ताकि वो सड़ जाए और एक खाद के रूप में उभर कर आए। और द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये सड़न किससे होती है, ये खाद किससे बनता है? ये कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये फार्मर के फ्रेंड कहे जाते हैं क्योंकि ये खाद बनाते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और यही जो डिकम्पोज मैटर, यही जो सड़ी हुई जो चीज़ें हैं, ये ऑर्गेनिक जैविक खाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं। हमने बहुत पहले अपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग भी पढ़ा है। वर्मी कंपोस्टिंग अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है कि अर्थवॉर्म द्वारा मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग की पूरी डिफिनीशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि वर्मी कंपोस्टिंग है क्या। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर में वर्मी कंपोस्टिंग है नहीं। तो वर्मी कंपोस्टिंग बहुत ही छोटी टॉपिक होती है, आप जान लीजिए। एक अर्थवॉर्म से क्या होता है, अर्थवॉर्म जो मिट्टी को डिकम्पोज करते हैं, जो न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं, उसी को वर्मी कंपोस्टिंग हम कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी है इसमें कि हम या मूंग ले लें या कोई चने का एक बीज ले लें और उसको क्या करें, हम उसको जर्मिनेट करें, मतलब उगाएं। और हमें क्या करना है, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आउट ऑफ दीज। हम उसे थोड़ा जमा लें और जब ये उग जाए तो इसको क्या करें, तीन इक्वल, मतलब कि 3 इक्वल साइज के जो चने या मूंग के जो बीज है, उसको हम ABC 3 ग्लास में रख दें। और रखने के बाद क्या करें, हम उसमें मिट्टी मिला दें, उचित मात्रा में मिट्टी, मतलब समान मात्रा में मिट्टी मिला दें। और मिट्टी मिलाने के बाद हम एक में, मतलब बीकर A में हम खाद, जो जैविक खाद हमारे घरों में होती है, उसको मिलाएं। फिर दूसरे में हम फर्टिलाइजर्स मिलाएं और तीसरे में अगर हम कुछ ना मिलाएं, उसके बाद हम समान मात्रा में पानी मिला दें उसमें। और कुछ दिनों तक हम उसका देखभाल करें। तो 8-10 दिनों बाद आप देखेंगे कि जो बीकर A है, बीकर B है और बीकर C है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो उगने की जो प्रक्रिया है, जो पौधे सबसे ज़्यादा किस में उगा रहेगा, वो बीकर B में, जिसमें हमने फर्टिलाइज़र मिलाया है। क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है वो हमें पोटेशियम, न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, वो सब कुछ देते हैं। फर्टिलाइजर्स थोड़ा पौधों के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जो मैन्योर होता है वो हेल्पफुल तो होता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स के मुकाबले कम हेल्पफुल होता है किसी पौधे को उगाने के लिए। और बीकर C में हम अगर कुछ नहीं, जैविक खाद नहीं मिलाएंगे या कोई भी हम उर्वरक नहीं मिलाएंगे, तो उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगा। तो यही थी हमारी एक्टिविटी कि हम बीकर ABC में फर्टिलाइज़र, मैन्योर और कुछ भी ना रखें तो हमारे प्लांट ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आप इसमें फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे हमें करना है। मैंने आपको ऊपर बता दिया है एक्सपेरिमेंट आपको कैसे करना है। जैसा देख सकते हैं कि जो बीकर A है उसमें थोड़ा कम उगा है, बीकर B में जिसमें फर्टिलाइजर्स मिला उसमें ज़्यादा उगा है, और बीकर C में थोड़ा कमज़ोर है। डिड ऑल द प्लांट्स इन, वही आपसे पूछ रहा है कि क्या सारे जो प्लांट्स हैं वो एक रफ्तार से बढ़ रहे हैं? नहीं, क्योंकि जो A है उसमें मैन्योर मिला है तो उसमें कम थोड़ा उगा है। B में जो जिसमें फर्टिलाइजर हमें मिलाया है उसमें ज़्यादा रफ्तार से पौधे उग रहे हैं। C में तो बहुत ही स्लो है उगने में। ठीक है,
आगे देखते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं। फर्टिलाइजर्स अगर आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए, यूरिया जो हम और पोटास वटास जो हम मिलाते हैं अपने खेतों में, वही होता है फर्टिलाइजर। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट पौधों की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो इसमें सब कुछ होता है। तो कौन कौन से अलग अलग, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये मैन्योर से अलग कैसे हैं? तो अलग ये ऐसे हैं कि जो मैन्योर है वो क्या होता है, वो जैविक खाद होता है, वो डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज से बनाया जाता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स का जो उत्पादन होता है वो फैक्ट्रीज में होता है, हम अपने घरों में इसका उत्पादन नहीं कर सकते। इसका कुछ एग्जांपल जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, ये सब हो गया, सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये सब सारी चीज़ें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, 3 मेन केमिकल्स हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स। जो फर्टिलाइजर का जो यूज़ है, जो प्रयोग हो रहा है आज के दिनों में, ये किसानों को अच्छी फसल उगाने में मदद करता है। जैसे कि जो गेहूं की फसल हो गई, धान की फसल हो गई, मक्के की फसल हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा ये मदद करता है कि जो किसान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। लेकिन फर्टिलाइजर्स का बहुत अत्यधिक मात्रा में यूज़ करने से जो मिट्टी है वो क्या होती है, लेस फर्टाइल हो जाती है। वो मतलब कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे लॉस्ट होने लगते हैं। फर्टिलाइजर्स का और एक साइड इफेक्ट है कि ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज करता है। ये वाटर को, पानी को गंदा करता है। इसलिए क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल के मतलब कि जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, जैविक खादों का यूज़, जैसे कि जो खाद है हमारे यहाँ, जो मैन्योर है, उसका प्रयोग हम करते हैं। या तो हम खेतों को कुछ दिनों के, एक फसल के बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, ताकि वो फिर से जो मिट्टी है वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए उसे, और फिर हम उसमें खेती करेंगे तो वो आसानी से अच्छे हमें फसल देंगे। तो हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टियों को क्या कर देता है, लेस फर्टाइल कर देता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद का प्रयोग करना चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। जो खाद के यूज़ करने से क्या होता है, जो मिट्टी की टेक्सचर होता है, जो बनावट होती है वो बनी रहती है। इससे और भी एक फ़ायदा है खाद यूज़ करने से, कि जो पानी को पकड़ने की, पानी को होल्ड करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है मिट्टी में, अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं। इट रिप्लेनिसेस द सॉइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। और खाद हमारे मिट्टी को सारे वो न्यूट्रिएंट्स दे देता है जो एक अच्छी फसल उगाने में ज़रूरी है। एक और मेथड है कि कैसे मिट्टियों को न्यूट्रिएंट से रिच बनाया जाए, तो वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब, अगर इस सीज़न में हमने गेहूं की खेती कर दी है तो दूसरे सीज़न में हम किसका खेती करना चाहिए हमें, लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, फलियां जिसे हम कहते हैं। जैसे मटर हमारे यहाँ हो गया तो वो लेगुमिनस प्लांट्स में आता है। और हम लेगुमिनस प्लांट्स क्यों लगाते हैं, ताकि जो लेगुमिनस प्लांट्स के जो जड़ होता है उसमें नोड्यूल्स होते हैं, तो नोड्यूल्स में ही राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन होता है उसको खींच के जड़ों तक लाता है, जिससे फिर से जो मिट्टी है वो नाइट्रोजन रिच हो जाती है, न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि क्या करना चाहिए हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन मतलब, अगर हमने इस बार गेहूं की खेती कर दी तो हमें अगले सीज़न में जो फलियां लेगुमिनस प्लांट्स हैं वो बहुत ही कारगर होती हैं मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच बनाने में। तो यही है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही समझाया गया है कि अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। मतलब कि क्रॉप रोटेशन से भी हम जो मिट्टी की जो उगने की क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। ये कैसे किया जाता है, ये ऐसे किया जाता है कि अगर हम इस सीज़न में कोई दूसरा क्रॉप उगाएं और दूसरे सीज़न में हम कुछ दूसरे वेराइटी का क्रॉप उगा दें। पहले जो नॉर्थन इंडिया के किसान होते थे वो क्या करते थे, वो लेग्यूम्स, जो मैंने आपको बताया, मटर, फलिया, इन प्लांट्स का प्रयोग, इन प्लांट्स को उगाते थे अपने खेतों में, जो कि उनको क्या करता था, उनकी मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच बना देता था। और फार्मर्स को ये बढ़ावा भी दिया जाता था कि वो एक सीज़न में लेगुमिनस प्लांट्स का यूज़ करें और दूसरे सीज़न में वो वीट, पैडी जैसे फसल को उगाएं। हमने प्रीवियस क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपको फिर से बता दूं, राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में जो कि नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये जो वातावरण के, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं।
आगे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या फ़र्क होता है आप देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस है जो कि फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, और जो खाद होते हैं वो हमारे घरों बनाए जाते हैं एनिमल वेस्ट से, प्लांट डेड प्लांट्स के वेस्ट, डेड प्लांट से बनाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि करके एक एक पॉइंट। फर्टिलाइजर्स जैविक जो होते हैं, जैविक खाद होते हैं जो कि सब मतलब केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं। लेकिन वही मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर एक प्राकृतिक सब्सटेंस है जो कि किससे मिलता है, हमें जो हमारे काऊ डंग्स होते हैं, जो हमारे जानवर के वेस्टेज होते हैं, और डेड प्लांट्स होते हैं जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं, उनसे हमसे मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, वहीं खाद को हम अपने खेतों में बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो फर्टिलाइजर होता है वो मिट्टी में बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं देता। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है कि जो डेड प्लांट्स और उनसे डेड प्लांट्स और काऊ वेस्टेज या एनिमल वेस्टेज से जो मिट्टी को न्यूट्रिएंट मिलता है उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। तो फर्टिलाइजर बिल्कुल भी मिट्टी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन वहीं मैन्योर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एक मिट्टी को। तो चौथा देख लेते हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स का केवल एक ही एडवांटेज है कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में रिच होते हैं। मतलब कि ये प्लांट के ग्रोथ के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो इनमें भरपूर होता है, जिससे हम पौधों का जो ग्रोथ है वो बहुत हाई मात्रा में, बहुत ही भारी मात्रा में कर सकते हैं। लेकिन वहीं मैन्योर देखें तो वो फर्टिलाइजर से कम है थोड़ा, मतलब कि पौधों के ग्रोथ में ये थोड़ा कम हेल्प करता है, लेकिन ये मिट्टी के फर्टिलिटी को बनाए रखता है। आगे देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। खाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सा हमें लाभ मिलता है खाद का प्रयोग करने से। तो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो हमारे जैविक खाद होते हैं वो फर्टिलाइजर्स से अच्छे माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि ये पानी को होल्ड करने की क्षमता है वो मिट्टी में बढ़ाते हैं। अगर पानी हमारी मिट्टी में रुकेगा तो उतना ही हमारा जो पौधा होगा वो अच्छा होगा। इट मेक्स द सॉइल पोरस। ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, ढीला बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं, जो जरूरी गैसेज हैं वो प्लांट्स को हमेशा मिलते रहते हैं। तीसरा, ये क्या करता है, ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं जो कि किसान के दोस्त कहे जाते हैं, जैसे कि अर्थवार्म, इनकी जो नंबर है, इनकी जो संख्या है वो मिट्टी में बढ़ा देता है अगर हम मैन्योर खाद का प्रयोग करें। और ये इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये हमारे मिट्टी के ढांचे को भी इम्प्रूव करता है। तो ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे कि इरिगेशन और भी बाकी पार्ट्स पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेसेस पढ़ेंगे हम आगे पूरे पार्ट में। तो हम अब तक एक पार्ट और अपलोड कर चुका हूँ मैं, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है वहाँ से देख लीजिए। ये था दूसरा पार्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।